रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 3 एंड मेमोराइज लेटर नंबर 1। ये डायरी जो है ना वो नोट कर लें आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट अ न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ ऑन द ओशन। हमारी पोइम है जिसका नाम है ऑन द ओशन, समंदर पर। इसकी ट्रांसलेशन से पहले मैं ज़रा आपको इसकी जो है ना स्टोरी बताती चलूँ कि हमारे जो राइटर हैं वो हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिन्होंने ये पोइम लिखी, स्टेंजाज लिखे। ये स्टेंजाज उनकी एक पोइम द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर से ली गई है, जिसमें जो नरेटर हैं वो बयान करते हैं कि किस तरह एक ओल्ड सेलर को हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा जब वो समुद्री सफ़र पर जा रहा था। यानी हॉट समर डे था और कुछ भी सांस लेने के लिए हवा भी नहीं थी और पानी भी नहीं था पीने के लिए, और किस तरह से वो साकिन हालत में खड़े थे। तो ये सारा कुछ जो है वो बयान करता है। तो हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई। ऑल मीन तमाम या पूरा, पूरे तांबे की तरह आसमान पर, यानी पूरे तांबे की तरह और गर्म आसमान में। द ब्लडी सन, खून की तरह सुर्ख सूरज। एट नून, दोपहर के वक्त। राइट अप, बिल्कुल। अबव, ऊपर था। द मैस्ट डिड स्टैंड, यानी कश्ती के, मैस्ट का मतलब होता है मस्तूल, शहतीर, यानी कश्ती के शहतीर के बिल्कुल ऊपर खड़ा था। कौन? ब्लडी सन, खून की तरह सुर्ख सूरज। एट नून, दोपहर के वक्त। नो बिगर इन द मून, यानी यहाँ पे है कि वो चांद से बड़ा नज़र नहीं आ रहा था। इसको दोबारा करते हैं स्टैंजा को। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, पूरे गर्म और तांबे की तरह आसमान में। द ब्लडी सन, खून की तरह सुर्ख सूरज। एट नून, दोपहर के वक्त। राइट अप अबव द मैस्ट डिड स्टैंड, यानी कश्ती के शहतीर के बिल्कुल ऊपर खड़ा था। नो बिगर देन द मून, चांद से बड़ा नज़र नहीं आ रहा था। इस स्टैंजा का ये हमारे पास पैच क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर स्काई, यानी कॉपर स्काई से आप क्या मतलब लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सूरज का इसका कलर था, स्काई का, आसमान का कलर था, वो बिल्कुल कॉपर के कलर की तरह था, यानी कॉपर कलर का था। इट मीन्स दैट द स्काई वॉज जस्ट लाइक द कलर ऑफ कॉपर। ये आप लोग राइट कर लेंगे इसका आंसर। इट मीन्स दैट द स्काई वॉज जस्ट लाइक द कलर ऑफ कॉपर। वी हैव नेक्स्ट stanza। डे आफ्टर डे, यानी दिन गुजरते गए। वी स्टक, हम बेहिस्सो हरकत थे, हम साकिन थे। स्टक का मतलब होता है जमे रहना, खड़े रहना, कोई हरकत ना करना, साकिन रहना। नॉर ब्रिथ, ना ही हवा थी। नॉर मोशन, और ना ही कोई हरकत थी। एज आइडल, आइडल का मतलब भी ऐसे होता है कि बगैर किसी हरकत के, यानी मोशनलेस, साकिन। इस तरह साकिन थे जैसे एज आ पेंटेड शिप, जैसा कि किसी मुसव्वर ने तस्वीर में एक जहाज़ बनाया हो। यानी वो पूरी स्टोरी तो जो है वो बयान कर रहा होता है जहाज़, अगर वो किसी तस्वीर में बनाया हुआ हो, लेकिन वो कोई हरकत नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं सेम वैसे हमारा शिप था। अपॉन अ पेंटेड ओशन, और किस पर था? समंदर पर। वो समंदर भी कैसे लग रहा था? जैसे किसी तस्वीर में बनाया गया हो। डे आफ्टर डे, दिन गुजरते गए। वी स्टक, नॉर ब्रेथ नॉर मोशन, हम खड़े थे, साकिन थे, ना ही कोई हवा थी और ना ही कोई हरकत थी। एज आइडल एज अ पेंटेड शेप, ऐसे साकिन थे जैसे कि तस्वीर में जहाज़। अपॉन अ पेंटेड ओशन, तस्वीर में बनाए गए समंदर पर। और इसका हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब मोशनलेसनेस, के पोइट जो है वो साकिन हालत को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, किस तरह से बयान करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द पोइट डिस्क्राइब्स मोशनलेसनेस एज शोन इन अ पेंटेड शिप विच इज़ हार्बरिंग ऑन अ पेंटेड सी, यानी वो मोशनलेसनेस को इस तरह बयान करता है कि इस तरह से शिप और ओशन इस तरह से मोशनलेस थे जिस तरह से पेंटेड शिप होता है और पेंटेड ओशन होता है, यानी तस्वीर में बनाया गया जहाज़ होता है और तस्वीर में बनाया गया समंदर होता है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड स्टैंजा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, बोर्ड्स कहते हैं तख्तों को, जैसे जो शिप्स वगैरह के तख्ते होते हैं, वो कहते हैं कि तख्ते जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, सुकड़ गए थे, श्रिंक हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट, कंडेंस, कंप्रेस हो गए थे। ये सारे एक ही मतलब देते हैं कि सुकड़ गए थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, लेकिन वो कहते हैं वैसे हर जगह पानी था लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी मैसर नहीं था। इसका दोबारा से कर देती हूँ। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और जो तख्ते थे वो सुकड़ चुके थे, तमाम तख्ते जो हैं वो सुकड़ चुके थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी पानी नहीं था। तो इसका पैच क्वेश्चन हमारे पास है, वाई देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, कि एक सिंगल कतरा भी पीने के लिए क्यों नहीं था पानी का। बिकॉज ओशन
वाटर वॉज सॉल्टी एंड हॉट सो देयर वॉज नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी क्योंकि समंदर का पानी जो है वो नमकीन होता है, कड़वा होता है, वो पीने के काबिल तो नहीं होता। इस वजह से समंदर में तो हर जगह पानी पानी था, लेकिन पीने के लिए तो नहीं था। और कहते हैं कि शिप में कोई पानी मौजूद नहीं था। इसलिए दोबारा रिपीट करती हूँ, ये आप लोग राइट कर लें। बिकॉज ओशन वाटर वॉज साल्टी एंड हॉट सो देयर वॉज नॉट सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। तो इसकी ट्रांसलेशन हो गई है। नेक्स्ट हमने लेटर पढ़ना है। लेटर पढ़ने से पहले जो है ना, हम इसका पैटर्न देखते हैं लेटर का। देखें, हमने इस तरह से स्टार्ट लेना है, एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद कोमा, सिटी ABC ब्रैकेट में, इस तरह से A के बाद डॉट, फिर B के बाद डॉट और फिर C, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हमने डेट राइट करनी है। डेट किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नेम ऑफ मंथ। जैसे अप्रैल है तो फर्स्ट मैंने अप्रैल राइट किया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना कोमा ना फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो हमारी डेट थी 15 वो, उसके बाद हमने कोमा लगाना है और फिर हमने ईयर लिखना है 2020। उसके बाद हमने, अगर हम मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर, फादर को लिख रहे हैं डियर फादर, सिस्टर को लिख रहे हैं डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, इस तरह से। लेकिन उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। जिस तरह हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो टू फादर को राइट किया गया, तो इस वजह से हम फादर का F जो है वो बड़ा लिखेंगे। उसके बाद कोमा, और जहाँ पे कोमा लगाएंगे उसके नीचे से हम इस तरह से स्टार्ट लेंगे, हमारा अदर मटेरियल आ जाएगा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एंड किधर करेंगे? बिल्कुल इसी सीध में, यर्स अफेक्शनेटली। ये जो है ना, स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं। साइन बिल्कुल भी नहीं आना, ये मिला के लिखना है YOURS, यर्स अफेक्शनेटली कोमा X डॉट Y डॉट Z डॉट। ठीक है, अब हम लेटर पढ़ते हैं। और लेटर टू फादर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडीज़। लेटर राइट करना है फादर को कि अपनी स्टडीज़ की प्रोग्रेस देनी है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड इन दीज डेज़, मैं इन दिनों सख्त मेहनत कर रहा हूँ। अब ज़रा देखें कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है वर्किंग, यानी ING फॉर्म यूज़ हुई है और एम यूज़ हुआ है। एम से हमें पता चलता है इज़ आर एम जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है, और ING जो है वो कॉन्टीन्यूस में आता है। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड इन दीज डेज़, इन दिनों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आई स्टडी अप, मैं पढ़ता हूँ, अप टू 10 o'clock, 10 बजे तक, एट नाइट, रात को। अब देखें, इधर उन्होंने कुछ भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब, और इसके साथ एस और यस इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे आया था। तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस जो है वो पूरा कंप्लीट हम लोगों ने जो है वो उस क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आई स्टडी अप टू 10 o'clock एट नाइट, मैं रात को 10 बजे तक पढ़ता हूँ। ताहूँ, ती है, ये किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ये ज़रा जहन में रखें। आई गेट अप अगेन, दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आ गया। आई गेट अप अगेन एट 4 AM एंड स्टडी फॉर 3 hours एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली, लगातार, विदाउट एनी पास, यानी किसी भी वक्फे के बगैर। आई गेट अप अगेन, मैं दोबारा उठता हूँ 4 बजे और पढ़ता हूँ 3 घंटे लगातार। आई हैव मेड अप, अब देखें आई हैव से आप लोगों के माइंड कॉन्शियस हो जाने चाहिए कि हैव और हैज़ किस टेंस में यूज़ होता है? परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव मेड अप माई डेफिशिएंसी, मैं अपनी कमी को पूरा कर चुका हूँ। देखें, लिया, दिया, चुका, ये वर्ड्स किस में आते हैं? परफेक्ट में। और हैज़ हैव है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा कि मैं अपनी कमी को पूरा कर चुका हूँ इन इंग्लिश में। बट आई मस्ट वर्क हार्डर, लेकिन मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन मैथमेटिक्स, रियाजी में। माई टीचर्स आर फुली सेटिस्फाइड विद माई प्रोग्रेस, मेरे जो साझा कराम हैं वो मेरी प्रोग्रेस से, मेरी तरक्की से जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कंप्लीट ये लेटर याद करना है और इसकी ट्रांसलेशन याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।